हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे जो सबसे इजी और डिफिकल्ट दोनों, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी चैप्टर अगर एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस हेरिडिटी चैप्टर से ही आते हैं एंड पर्टिकुलरली जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन दैट इज लॉज ऑफ मेंडल्स, जिसे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। बस इसी को अगर हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लें लॉज का तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं व्हाट आर द 3 लॉज ऑफ मेंडल। बट बिफोर कमिंग टू दैट लॉज जरा मेंडल के बारे में जान लेते हैं जिसके लॉज इतने इंपॉर्टेंट हो गए बायो, जस्ट लाइक फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन, वैसे ये बायो के ये मेंडल के लॉज इंपॉर्टेंट हो गए। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ब्रून मॉनेस्ट्री के। इन्होंने अपना प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे एक्सपेरिमेंट्स करे मैथ्स और साइंस दोनों को कंबाइन करके। उस टाइम ये आइडिया जो था मैथ्स और साइंस को कंबाइन करने का दैट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। 1865 के अराउंड इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करवाया था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन अ सोसाइटी जर्नल, बट दैट वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड। फिर क्या हुआ आफ्टर हिज डेथ, मतलब हॉस्टमस उनकी डेथ के बाद 1900 में मेंडल के लॉज को फिर से रीडिस्कवर किया गया बाय कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी वेल्च एंड एरिच वॉन टिशमार्कन। सो कार्ल कोरेंस, इन्होंने जब मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया तब इन्होंने देखा कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क दैट वाज, बट इट वाज नॉट गिवन दैट मच रिकग्निशन। तब उनका वर्क फिर से रिपब्लिश करवाया गया and then he came to be known as the father of genetics. तो अगर हमें क्वेश्चन आए who is known as the father of genetics, then it's Gregor John Mendel, and he gave the 3 laws, the laws of inheritance, that's known as law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. तो इन तीनों लॉज के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से समझते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लांट को चूज किया था। व्हाट वाज दैट प्लांट? पी प्लांट, मटर। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? गार्डन पी या फिर पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम ऑफ इट। इवन द साइंटिफिक नेम ऑफ पी इज आल्सो आस्क्ड समटाइम्स, दैट्स पाइसम सटाइवम। the scientific name भी हमें याद होना चाहिए of this garden pea, and Mendel did all his work over there. मेंडल ने क्यों चूज किया? बिकॉज दे वर इजी टू ब्रीड। इनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ही थे इसमें, तो इन पर स्टडी करना वाज वेरी इजी फॉर मेंडल। दैट्स व्हाई ही चोज दिस गार्डन बी कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, मतलब जैसे अगर फ्लावर कलर वायलेट है उसका जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग होगा वाइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि वायलेट है तो उसका लाइट वायलेट या सम सिमिलर शेड्स है, नो, टोटल कॉन्ट्रास्ट है। अगर प्लांट टॉल है तो दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा हाइट के लिए? डॉर्फ। एकदम कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसा नहीं मीडियम हाइटेड है एंड देन लिटिल मोर स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल कॉन्ट्रास्ट है। हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो उसके लिए 2 आपके एलियंस है, दैट्स टॉल एंड डॉर्फ, ये एलियंस कहलाते हैं। जैसे जीन है, इफ अ पर्टिकुलर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट ऑफ द प्लांट, तो हाइट के 2 वेरिएंट्स हो सकते हैं, या तो प्लांट लंबा हो सकता है तो प्लांट क्या हो सकता है? ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी कि वो प्लांट शॉर्ट हो सकता है। तो ये क्या होगा? बिल्कुल 2 कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट्स, और यही 2 कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएंट्स जो कि एक जीन के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एलियंस। जैसे जीन है जो कोड कर रहा है फॉर दिस हाइट, तो उसके 2 एलियंस होंगे, तो कैपिटल टी दैट विल कोड फॉर टॉल प्लांट एंड द स्मॉल टी दैट्स कोड फॉर अ ड्वार्फ प्लांट। क्लियर? तो ये सब क्या होगा? एलियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, मतलब जीन के 2 डिफरेंट वैरायटीज या वेरिएंट्स अपन कह सकते हैं। अब आते हैं मेंडल के तीनों लॉज। सबसे पहले लॉ की बात करते हैं मेंडल की। द फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहना चाहता है? लेट्स सी। सो फर्स्ट वन दैट इज लॉ ऑफ dominance. So according to this law, means what Mendel said in this law was that if parent plant homozygous
जिसको प्योर ब्रीडिंग वर्ड भी मेंडल ने यूज किया है. पेरेंट प्लांट इट्स होमोजाइगस फॉर a trait are crossed, then the characters that appear in first generation is dominant. जो कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं दैट्स डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर that does not appear in first generation but reappear in the second generation is recessive. जो कैरेक्टर पहली जनरेशन अगर प्योर पेरेंट प्लांट्स को प्योर ब्रीडिंग मतलब कि जो होमोजाइगस कंडीशन है या तो वो डॉल होंगे डॉर्फ होंगे उनको अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक पहली जनरेशन में दिखता है वही डोमिनेंट होता है और जो कैरेक्टरिस्टिक पहली जनरेशन में नहीं दिखता लेकिन दूसरी जनरेशन में दिखता है दैट इज व्हाट रेसेसिव. स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आया होगा राइट. एक बार फिर से समझते हैं इसको. लेकिन थ्रू अ क्रॉस व्हाट मेंडल ट्राइड टू से एंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फॉर राइटिंग द लॉ आल्सो राइट द क्रॉस हियर. यहाँ पर मेंडल ने यूज किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसेस वन इज अ मोनोहाइब्रिड और वन इज अ डायहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड जिसमें अपन सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो हाइट ले रहे हैं अपन एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर अपन फ्लावर का कलर ले तो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके अगर अपन क्रॉस परफॉर्म करते हैं दैट्स नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में अपन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस. तो वैसा क्रॉस क्या कहलाएगा आपका डायहाइब्रिड जिसमें दो कैरेक्टर्स जैसे एक हाइट हो गया दूसरा माना फ्लावर कलर हो गया या एक सीड का शेप हो गया एक सीड का कलर हो गया दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए अगर इनको लेकर क्रॉस कराया जाए दैट्स कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस. अगर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक जैसे हाइट है या फ्लावर कलर को लेकर कराया जाए सो इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लॉ यूजिंग अ क्रॉस. So, पेरेंट जनरेशन. अब पेरेंट जनरेशन के बारे में क्या कहा गया मेंडल की लॉ ऑफ डॉम इसको सी बाय अ क्रॉस. अगर अपन लेते हैं पेरेंट जनरेशन ये सपोज को पेरेंट जनरेशन एक पेरेंट कैसा अपन ने लिया है टॉल दैट्स होमोजाइगस प्योर ब्रीड. दूसरा लिया अपन ने डॉर्फ. डॉर्फ मतलब कि स्मॉल दैट्स अ होमोजाइगस डॉर्फ मतलब प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ. कैपिटल टी प्योर टॉल स्मॉल टी प्योर डॉर्फ. इस तरीके के इसके क्या है एरीज ऑफ द पर्टिकुलर चेन ऑफ हाइट. क्लियर. अब इसकी सबसे पहले अपन लिखेंगे गैमेट्स. गैमेट्स लिखेंगे कैपिटल टी सेपरेट कैपिटल टी विल कम सेपरेट एंड द स्मॉल टी विल बी सेपरेट. इनके बीच में क्या होगा क्रॉस. तो हमें देखने को मिलता है कि जो पहली जनरेशन थी या जो पहली प्रोजेनी F1 प्रोजेनी द फर्स्ट पीरियड जनरेशन F1 का मतलब द फर्स्ट पीरियड जनरेशन वो सारी की सारी कैसी होगी टॉल होगी कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस वी विल सी सबके सब टॉल. पर अब क्या ये होमोजाइगस है नहीं. एक टॉल का जीन है और एक ड्वार्फ का जीन है तो ये क्या होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन. क्लियर. सेम टाइप के एलील्स हो होमोजाइगस मगर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं हेट्रोजाइगस. अब एक ड्वार्फ की प्रेजेंस में भी जब टॉल अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है इसका मतलब कैरेक्टर डोमिनेंट कौन सा हो टॉल. पेरेंट्स में एक पेरेंट टॉल था एक पेरेंट ड्वार्फ था लेकिन आपको पहली जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा इसका मतलब वही कैरेक्टर क्या है डोमिनेंट. क्लियर. ना अगर अपन इस फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाए यानी F1 का क्रॉस विद F1 सेल्फ क्रॉस
पहली जनरेशन इस ए टाइप की, मतलब कि टॉल का क्रॉस विद टॉल, लेकिन ये दोनों टॉल कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस, नॉट होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमीट्स बना ले। How will be the gametes? Capital T small t अलग, कैपिटल T स्मॉल t अलग। अब क्या बनाएंगे? पुनेट्स स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर बनाया जाता है। दिस इज नोन एज द पुनेट स्क्वायर, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होती। यूजुअली अगर अपन ऐसे क्रॉस वाला भी करें तो उसमें क्या होता है, कई बार मिस्टेक हो सकती है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड वेयर द लाइंस आर। सिंपल बेस, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी दो यहाँ लिख लेंगे, एक इधर कैपिटल टी एक इधर स्मॉल टी। यहाँ पर ऊपर से कैपिटल टी नीचे से कैपिटल टी, दो कैपिटल टी एक साथ, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? टॉल, क्योंकि ये जो टॉल है वो क्या डोमिनेंट है, वो हर कंडीशन में दिखेगा। नेक्स्ट देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सा होगा प्लांट? टॉल, क्योंकि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों में अपना इफेक्ट शो कर रहा है। अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा? टॉल। अब यहाँ दो स्मॉल टी, कैपिटल टी तो है ही, इसका मतलब ये कैसा होगा? इसके जैसा, डॉर्फ। तो अगर मुझे पूछा जाए कि कैपिटल ये कैसी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी F2 जनरेशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पहली जनरेशन से गायब हो गया था, यानी कि डॉर्फ वाला, वो वापस से रीअपीयर किसमें हो गया है? इन द F2 जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक वापस से आया है। क्लियर? सो रेसेसिव जो होता है वो पहली जनरेशन में ना दिखे, सेकेंड जनरेशन में वापस से आता है, जबकि जो डोमिनेंट है वो हर जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके रेशियोज देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब है कि जैसा प्लांट आपको बाहर से दिख रहा है, हम जीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात करें कि बाहर से कैसा प्लांट, यहाँ आपको टॉल दिखेगा, यहाँ आपको शॉर्ट दिखेगा। तो दो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या हो गया? टॉल इज टू ड्वार्फ। अब आप खुद ही बताइए टॉल कितने हैं? 1 2 3, तो 3 टॉल देखे। ड्वार्फ कितना है? 1। तो रेशियो क्या आ गया? 3:1। इट्स अ स्टैंडर्ड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब भी आपको फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा तो दैट इज ऑलवेज 3:1। क्लियर? आगे अगर मान लो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझा दो, अगर मान लो कि आपके पास जो टॉल प्लांट्स हैं, आपके पास 300 टॉल प्लांट्स या मान लो 600 टॉल प्लांट्स है, तो मतलब ड्रॉप कितने होंगे? 200। अगर 600 है तो राइट, रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकती है। तो क्या हो गई बात? फिनोटाइप की, जैसा बाहर से दिख रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब अब जीन्स कैसे अपीयर हो रहे हैं। जीन्स आप देख सकते हैं कैपिटल टी इज टू दूसरा जीन का टाइप क्या दिख रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन यू हैव स्मॉल टी। तीन वेरिएंट्स दिख गए आपको जीन्स के, तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2। स्मॉल टी कितने हैं? 1। ये निकल आया आपका क्या? जीनोटाइपिक रेशियो सभी मोनोहाइब्रिड्स क्रॉस में यही रेशियो रहेगा। यू हैव टू लर्न दिस रेशियो, ये बाय माइंड में होना चाहिए। फिनोटाइपिक इज 3:1 and जीनोटाइपिक इज 1:2:1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात किसकी हो गई? लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होता है, अगर अपन एक प्योर ब्रीडिंग पेरेंट ले रहे हैं, ये प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स है, एक प्योर आपका टॉल है, एक प्योर आपका डॉर्फ है। अगर अपन, खैर डॉर्फ तो ऑब्वियसली हमेशा प्योर ही होगा, बट टॉल आपके होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों हो सकते हैं। अगर एक प्योर टॉल ले रहे, प्योर डॉर्फ ले रहे, पहली जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखेगा वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डोमिनेंट। और जो पहली जनरेशन में ना दिख के वापस से रीअपीयर होता है दूसरी जनरेशन में, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है? रेसेसिव। एंड इस केस में टॉल क्या है? डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या है? रेसेसिव। क्लियर? नाउ सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग वर्क करता है। लेट्स सी अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ segregation. Law of segregation. So let's see what's according to this law. So according to this law, alleles get segregated during gamete formation
and randomly unite at fertilization. एलियंस जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते, सेपरेट हो जाते, कब हो जाते? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दे गेट सेग्रीगेटेड एंड रैंडमली यूनाइट एट फर्टिलाइजेशन. जैसे कि कैपिटल टी आप देख रहे हो ये दोनों साथ में, लेकिन जब उनके गैमीट्स बने, क्या बने? दो अलग अलग सर्कल्स में नहीं कर दिया. क्यों? क्योंकि क्या हो गई? सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो जाती हैं एलियंस. और फर्टिलाइजेशन के टाइम रैंडमली यूनाइट होते हैं. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल टी के साथ रहे या स्मॉल टी हमेशा किसके साथ रहे? स्मॉल टी के साथ. इसके साथ भी जा सकता है. सो रैंडमली यूनाइट हो रहे हैं एट सेग्रीगेशन. अगेन यू कैन सी सेग्रीगेट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ थे, सेग्रीगेट होगा. फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हो रहा है? रैंडमली यूनाइट. जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल अलग अलग गैमीट्स बने, दोनों एक साथ थोड़ी गए, लेकिन जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या हो रहा है? कैपिटल टी दो ये एक साथ भी जा सकते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है, एक स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है. तो लॉ कहना चाह रही है एलियंस जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते, सेपरेट हो जाते, अलग हो जाते. कब? जब इनके क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं. और फर्टिलाइजेशन के टाइम इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या हो रहे हैं? रैंडमली यूनाइट. They randomly unite at fertilization. This is called what? Law of segregation. Clear? So law of dominance क्या कहना चाह रहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पहली जनरेशन में दिखेगा वो डोमिनेंट है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहना चाह रहा है एलीन्स अलग हो जाते हैं. कब अलग हो जाते हैं? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. क्या फॉर्म होते हैं? गैमीट्स बनते. तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं अलग हो गए, राइट. एंड रैंडमली यूनाइट हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में. नॉट नेसेसरी कैपिटल टी विल ऑलवेज गो विद कैपिटल टी और स्मॉल टी विल ऑलवेज गो विद स्मॉल टी. कैपिटल टी और स्मॉल टी भी एक साथ जा सकते हैं, स्मॉल टी भी एक साथ हो सकते हैं, एंड कैपिटल टी भी. क्लियर? आई होप सो ये दोनों लॉज आपको क्लियर होंगी. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस चलता है, यानी कि जिसमें अपन क्या लेते हैं? सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, दैट इज हाइट. we're just taking one characteristic. Clear? Now we'll move on to this third and one of the most important laws, that's law of independent assortment. Let's see. Law of independent assortment. Now next law. अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसमें अपन लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. मतलब इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाता है, अ डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो लेट्स सी. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Law of independent assortment. Study about it. So, according to this law, alleles of two different characters get assorted independent of each other during gamete formation. क्या कहना चाह रहा है लॉ? एलील्स जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के होते हैं, they get assorted independent of each other during gamete formation. मतलब जैसे दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर क्या है? सीड का शेप, और दूसरा क्या है? सीड का कलर. दोनों गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, अलाइन होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. दे आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर.
right? Let's see how it is. Parent generation suppose will take कि parent generation में जो seeds थे वो कैसे थे? Yellow. This is the color and round will be the shape, yellow round. और दूसरा जो parent लिया जिसके seeds कैसे थे? Green और shape कैसा था? Wrinkled. तो yellow और green क्या हो गए? Seeds के color हो गए and round and wrinkled seed के shape. जिसमें येलो कलर डोमिनेंट होता है. सो हाउ विल बी राइट इट? कैपिटल वाई एंड दिस विल बी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर राउंड बिकॉज ये भी डोमिनेंट शेप. ग्रीन कलर इज रेसेसिव सो वी विल राइट विद स्मॉल y एंड wrinkled इज आल्सो रेसेसिव सो स्मॉल r. यूजुअली जब भी अपन इस तरीके से एलिस लिखते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होता है हमेशा उसका फर्स्ट अल्फाबेट लिया जाता है फॉर द डोमिनेंट एंड रेसेसिव में उसके फर्स्ट अल्फाबेट का ही स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है. क्लियर? जैसे कि येलो इज डोमिनेंट तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट y है उसको अपन ने कैपिटल Y लिखा है फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल y लिखा है फॉर रेसेसिव ग्रीन कलर. क्लियर? अब देखते हैं इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे. तो कैपिटल Y कैपिटल R के साथ जाएगा. इधर तो भी स्मॉल y स्मॉल r के साथ ही जाएगा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है. इसी तरीके के इसके क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे. राइट? जब इनके बीच में क्रॉस होगा जो पहली जनरेशन उसमें आएगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r यानी कि ये सब के सब कैसे होंगे? येलो और राउंड. ऑल द प्रोजेनिस के जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे सब येलो राउंड होने वाले क्योंकि और कुछ है नहीं. येलो और राउंड डोमिनेंट है उधर ग्रीन और रिंकल रेसेसिव है. जब दोनों कंबाइन होंगी तब क्या होगा? येलो और राउंड ही बनेंगे. क्लियर? क्योंकि कैपिटल Y हमेशा रेसेसिव में भी अपना इफेक्ट शो करेगा. सेम थिंग गोस फॉर द कैपिटल R. लेकिन जब इसका अपन सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तब अपन को क्लियरली ये जो लॉ है समझ में आ जाएगी. कैसे? लेट्स सी. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r यानी कि ये क्या हो गया आपका? येलो राउंड. जो पहली जनरेशन थी अपन उसका सेल्फ क्रॉस करवा रहे. अब अगेन दिस कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r इसका अगेन अपन क्या करवा रहे? येलो राउंड का सेल्फ क्रॉस. सेल्फ क्रॉस हो रहा मतलब यही वाले पांच F1 का F1 के साथ ही क्रॉस करवा रहे ताकि अपन को लॉ क्लियरली समझ में आए. अब लॉ क्या कह रही है कि these characters get assorted independent of each other during gamete formation. जैसे अगर इसके गैमीट्स बनेंगे तो गैमीट्स कैसे बनेंगे? कैपिटल Y के साथ एक बार तो कैपिटल R जाएगी, दूसरी बार इसी कैपिटल Y के साथ स्मॉल r जाएगा. अगेन दिस स्मॉल y के साथ कैपिटल R एंड दिस स्मॉल y के साथ स्मॉल r. सो इज इट नेसेसरी? नेक्स्ट का भी बना लेते हैं गैमीट सिमिलरली. कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल y स्मॉल r. क्लियर टू हियर? नाउ जब अपन इसका क्रॉस अपन इसको देखते हैं जब गैमीट्स बन रहे इज इट नॉट? इट्स नॉट नेसेसरी कि कैपिटल Y के साथ हमेशा कैपिटल R. कैपिटल Y के साथ स्मॉल r यानी कि आपका रिंकल्ड का भी चेंज आ सकता है. एंड जरूरी नहीं है कि ग्रीन के साथ जो स्मॉल y है उसके साथ हमेशा रिंकल्ड ही शेप जाए, उसके साथ राउंड शेप भी जा रहा है. मतलब एलील जो है येलो और राउंड ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है कि हमेशा साथ जाएंगे. जब भी गैमीट्स बनते हैं तब ये इंडिपेंडेंट है. दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी. तो ये एक दूसरे से सेपरेट इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं. आई होप यहाँ तक का पता आप लोगों को क्लियर है. यस. सो ये क्या हो गया? एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या हो गए? सेपरेट हो गए, अलग हो गए. दिस इज about the law of independent assortment and this is the dihybrid cross जिसमें अपन दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं, एक सीड का कलर और दूसरा सीड का शेप. सो ये नेसेसरली एक साथ नहीं है. इसी वजह से इसमें कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे. किसमें? इन द F2 generation. So now let's make a Punnett square of the F2 generation and see what new combinations we obtain from this. क्या क्या नए combos बनते हैं इसके. Let's see. So rub this. We will make a Punnett square. यानी हमको मिल गया F2 के. और अभी क्योंकि इसका Punnett square बड़ा बनता है, so then we need to make this large Punnett square so that we can understand it well. Now, जब अपन इसका क्रॉस बनाएंगे, so we will be having 16 progenies and 4 new combinations characters will be
two new combinations will be there and two will be from the parent only. This is for male and this sign is for female. Now capital Y, capital R, capital Y, small r. Clear? Small y, capital R, and small y, small r. Similarly, capital Y, capital R, capital Y, small r. Small y, capital R, and small y, small r. Clear? Here write दो कैपिटल Y एक साथ, दो कैपिटल R एक साथ, क्या होगा ट्रेड? येलो राउंड. Clear? Again, write it more clearly. It will be yellow and round. Similarly, again we'll see capital Y, capital Y, capital R, small r. What will you obtain? Again, yellow and round. क्योंकि एक कैपिटल R तो येलो राउंड. अगेन कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल R, कैपिटल R. ये क्या होगा आपका? येलो एंड राउंड. अगेन कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. What will you obtain? Yellow and round. Clear? Next, यहाँ से फिर देखते हैं कैपिटल Y, कैपिटल Y, एक यहाँ से एक यहाँ से. अगेन कैपिटल R एंड स्मॉल r. हमेशा इसे सीक्वेंस में लिखेंगे. कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? कैपिटल Y, कैपिटल R, एंड देन दे विल राइट दिस कैपिटल Y एंड स्मॉल r. दिस इज रॉन्ग. Y के साथ जाएगा, R के साथ जाएगा. सो दिस वे शुड नॉट बी फॉलोड. पे अटेंशन. ओके, साथ साथ रहेंगे हमेशा. So how will you write it? Yellow, और क्योंकि capital R is, it will be round. Clear? Again, capital Y, small y, capital R, small r. क्या हो गया again? Yellow और round. Capital Y, small y, capital R, small r. ये भी क्या हो गया? Yellow, round. अभी तक तो हमें कोई नहीं कॉम्बिनेशन नहीं मिला. आप लोगों को लग रहा होगा आगे भी नहीं मिलेगा. आगे अभी मिलेगा कॉम्बिनेशन. यहाँ देखिए, दो कैपिटल Y, दो स्मॉल r. एक भी कैपिटल R नहीं है, इसका मतलब क्या राउंड होगा? नहीं. क्या होगा? रिंकल. तो दिस वी विल ऑब्टेन एज येलो एंड रिंकल. क्लियर? नेक्स्ट देखो, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r. अगेन यू विल गेट व्हाट? येलो एंड राउंड. देन अगेन capital Y, small r, small r. What will you obtain? Yellow or round. Next, capital Y, small y, capital R, small r. What you obtain? Yellow and round. Right? Next, what we obtain? This one will be yellow and wrinkled. Two small r's. Again you will see small y, capital R. क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल y दो है तो कितना होगा? येलो की ग्रीन? ग्रीन. लेकिन ग्रीन के साथ क्या होगा? राउंड. Again see small y, capital R, small r. Again you will get what? Green and round. Then you see here capital Y, small r, small r. What you obtain here? Again, yellow and wrinkled. मिल गया नहीं combination? Small y, capital R, small r. What you obtain? Green and round. Last one. Small y, small r. Green and wrinkled. ऐसे तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ कितने मिले? 8 and it's complete. हम progenies भी लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 progenies. अब इसमें देखते हैं phenotypic ratio. येलो राउंड कितने हैं? येलो राउंड. एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिला. दूसरा क्या मिला? येलो और wrinkled. देन हमको क्या मिला? ग्रीन और राउंड. एंड फिर हमको क्या मिला? ग्रीन और
wrinkled. Clear? This is how we will complete it. यहाँ से capital Y, small y, small r, green wrinkled. अब देखते कितने मिले येलो राउंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 हो गए. येलो wrinkled. 1 2 3. ग्रीन राउंड 1 2 3. ये एक साथ ही हमें दिख गए क्योंकि दो स्मॉल वाई जा रहे थे ना, तो ग्रीन राउंड हो. एक अपन यहाँ से लेते, एक अपन इसके जस्ट ऊपर से लेते. इस तरीके से पुनेट स्क्वायर कंप्लीट किया जाता है. 3 ग्रीन रिंकल्ड सिर्फ एक. समझ में आया पुनेट स्क्वायर अपन ने कैसे कंप्लीट किया? जैसे यहाँ पर आप देख लो, एक यहाँ से स्मॉल वाई जाएगा तो ऊपर से कैपिटल वाई जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर. इस तरीके से एक पर्टिकुलर ब्लॉक अपन कंप्लीट करेंगे जो उसके ऊपर एग्जैक्टली गिवन है और जो साइडवेज गिवन है. तो अपन को ये कॉम्बिनेशन मिला. तो अब डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1. ये हमेशा रेशियो याद रखना है. और डायहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा मेंडल ने लॉ बताया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यानी गैमीट्स एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली जो एलील्स है वो असॉर्ट हो जाते हैं. कब? गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम. जब क्या बनते हैं? गैमीट्स. एलील्स अलग हो जाते हैं दो अलग अलग कैरेक्टर्स के. मतलब अब हम यहाँ पर देख सकते हैं येलो रिंकल के साथ आ गया या फिर ग्रीन राउंड के साथ भी आ गया. राइट? तो क्या हमेशा येलो राउंड के साथ रहा? नहीं. क्या हमेशा ग्रीन रिंकल के साथ रहा? नहीं. क्लियर? इवन ये लास्ट वाली वो आपको बिल्कुल सही न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिले. राइट? तो ये दो नए कॉम्बिनेशंस थे और दो पुराने वाले, क्योंकि एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. आई होप सो आप लोगों को ये तीनों लॉज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. पहला लॉ क्या कहना चाह रहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है पहली जनरेशन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस. दूसरा लॉ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. एंड तीसरा लॉ जो एलील्स होते हैं दो अलग अलग कैरेक्टर्स के, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते. क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, I hope so this laws are clear to all of you. Thank you students.